In continuation of the last videos on S block elements of BSc Part 1 Inorganic Chemistry, in this video we are going to study about hydrides के रासायनिक गुण यानी chemical characteristics of hydrides. So the first reaction we take is विस्थापन अभिक्रिया और displacement reaction. S block तत्वों के सभी हाइड्राइड्स प्रबल क्षार हैं जो अम्ल या जल से क्रिया करके हाइड्रोजन निष्कासित करते हैं. तो हम देखते हैं कि मेटल हाइड्राइड जब हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें मेटल हाइड्राइड मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन या निष्कासन होता है. जल से अभिक्रिया धात्विक हाइड्राइड जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं. कैल्शियम हाइड्राइड जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. तो पोटेशियम हाइड्राइड की अभिक्रिया पानी के साथ होती है तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है. कैल्शियम हाइड्राइड की अभिक्रिया जब पानी के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है. कैल्शियम हाइड्राइड की जल से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो वह अति तीव्र होती है और आग पकड़ लेती है. हेलो एसिड से अभिक्रिया रिएक्शन विथ हेलो एसिड्स धात्विक हाइड्राइड हेलो एसिड से अभिक्रिया करके धात्विक हेलाइड बनाते हैं. सोडियम हाइड्राइड की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो हमें NaCl मिलता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है. कैल्शियम हाइड्राइड की अभिक्रिया जब हम HCl से कराते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है यानी हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है. हाइड्राइड्स की अगर हम अपचायक के रूप में देखें तो S ब्लॉक तत्वों के हाइड्राइड्स प्रबल अपचायक होते हैं. ये क्लोराइड लवणों का अपचयन करने में सक्षम होते हैं. कैल्शियम हाइड्राइड की अभिक्रिया जब NaCl के साथ कराई जाती है तो हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलता है और सोडियम आयन अपचयित होकर सोडियम मेटल में कन्वर्टेड हो जाता है और हाइड्रोजन गैस की निष्कासन होती है. हाइड्रोजन अल्कोहल के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएं हाइड्राइड्स की तो धात्विक हाइड्राइड्स अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक एल्कोक्साइड बनाते हैं. सोडियम हाइड्राइड अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है. बेरिलियम हाइड्राइड अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके बेरिलियम एल्कोक्साइड्स बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है. हाइड्राइड्स की अभिक्रिया इलेक्ट्रोन्यून हाइड्राइड से कराते हैं तो लिथियम हाइड्राइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया करके एक जटिल यौगिक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाता है. यानी मेटल हाइड्राइड्स इलेक्ट्रोन्यून हाइड्राइड्स के साथ अभिक्रिया करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं. तो लिथियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है. अब हम आते हैं हाइड्राइड्स की क्रिस्टल संरचना पर. बेरिलियम हाइड्राइड के एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु बंधित होते हैं. बेरिलियम परमाणु की बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तथा हाइड्रोजन परमाणु की बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अतः हाइड्रोजन परमाणु के पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने से बंध बनाने में अक्षम है, परंतु बेरिलियम परमाणु त्रिकेंद्रीय बंध बनाते हैं. यह एक क्लस्टर कंपाउंड है. यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है. अतः बेरिलियम हाइड्राइड अपने निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी द्वारा बंध बनाते हैं. हाइड्राइड आयन में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का अनुपात 1:2 रहता है. प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम नियंत्रित कर पाते हैं. इस कारण इलेक्ट्रॉन्स का जो अभ्र होता है यानी क्लाउड अधिक विस्तृत यानी डिफ्यूज रहता है. इससे हाइड्राइड्स आयनों की क्रिया में त्रिज्या में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है. उनकी जो आयनिक साइज होती है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है जो कि हम देखते हैं निम्नानुसार है. प्रथम वर्ग की जो हाइड्राइड की त्रिज्या है वह 1.26 एंगस्ट्रॉम है. लिथियम की 1.26 एंगस्ट्रॉम है. सोडियम की 1.46 एंगस्ट्रॉम है. पोटेशियम की 1.52 एंगस्ट्रॉम, रुबिडियम की 1.54 एंगस्ट्रॉम और सीजियम की 1.55 एंगस्ट्रॉम. यानी अगर हम देखें लिथियम के साथ अगर हाइड्राइड होता है तो हाइड्राइड की त्रिज्या 1.26 एंगस्ट्रॉम, सोडियम के साथ हाइड्राइड की त्रिज्या 1.46 एंगस्ट्रॉम, पोटेशियम हाइड्राइड में 1.52 एंगस्ट्रॉम, रुबिडियम हाइड्राइड में 1.54 एंगस्ट्रॉम और सीजियम हाइड्राइड में 1.55 एंगस्ट्रॉम होती है. नाउ वी कम टू द यूजेस ऑफ हाइड्राइड्स. फर्स्ट इज अपचायक के रूप में. विभिन्न धात्विक हाइड्राइड प्रयोगशाला में अपचायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं. कैल्शियम हाइड्राइड की अभिक्रिया जब मेटल ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और मेटल अपचयित होकर मेटलिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. जटिल हाइड्राइड्स के निर्माण में हाइड्राइड्स विभिन्न जटिल हाइड्राइड्स जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा सोडियम बोरोहाइड्राइड आदि के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं. ये प्रबल अपचायक होते हैं
जो एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में तथा नाइट्राइल जैसे क्रियात्मक समूह को एमीन में अपचेत कर देते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया जब पानी के साथ कराई जाती है तो हमें लिथियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। बेरिलियम बोरोन क्लोराइड की अभिक्रिया जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराई जाती है तो LiCl AlCl3 और 2B2H6 की प्राप्ति होती है। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया कीटोन्स के साथ कराई जाती है तो हमें अल्कोहल्स की प्राप्ति होती है। और जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया RCN के साथ कराई जाती है तो अमीन्स की प्राप्ति होती है, यानी अमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। विलायकों के निर्जलीकरण में हाइड्रोलिथ दैट इज कैल्शियम हाइड्राइड जैसे हाइड्राइड जल से तीव्र अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऐसे हाइड्राइड्स गैस या विलायकों से जल को पृथक करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। नवजात हाइड्रोजन के निर्माण में धात्विक हाइड्राइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिसका उपयोग गुब्बारे को फुलाने आदि में किया जाता है। नाउ वी कम टू द सॉल्वेशन टेंडेंसी। प्रथम तथा द्वितीय वर्ग की सभी धातुओं के हाइड्राइड अपने जलीय विलयनों में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, जिसका निर्धारण उनकी जल योजन क्षमता के द्वारा किया जा सकता है। वह प्रक्रम जिसमें विलाय के अणु आयन से जुड़ जाते हैं तो उसे विलायकन कहते हैं, तथा विलायक के रूप में जल हो तो उसे जल योजन कहते हैं। जलीय विलयनों में आयनों की उपस्थिति तथा उनकी स्वतंत्र गति विद्युत का चालन करती है। ये आयन जलीय विलयन में प्रबल आकर्षण बल यानी आयन बंध टूटने से प्राप्त होते हैं। क्षार धातुओं में लिथियम आयन लिथियम प्लस का आकार सबसे छोटा होता है, अतः यह माना जाता है कि यह कैथोड की ओर तीव्रता से गति करेगा, परंतु जलीय विलयनों में आयनिक कणों की गति की प्रक्रिया विपरीत होती है, अर्थात अन्य क्षार धातुओं की तुलना में लिथियम आयन कम गतिमान होते हैं। अतः क्षार धातुओं की चालकता का क्रम हम देखें तो निम्नानुसार होता है। सीजियम आयन की जो चालकता होती है वह रुबिडियम प्लस से ज़्यादा होती है। रुबिडियम आयन की पोटेशियम आयन से ज़्यादा होती है। पोटेशियम आयन की सोडियम से ज़्यादा होती है सोडियम आयन से, और सोडियम आयन की जो चालकता होती है वो लिथियम आयन से ज़्यादा होती है। अतः हम देखें इस सीरीज़ में तो सीजियम आयन जो होता है उसकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है और लिथियम आयन की सबसे कम। लिथियम आयन का आकार सबसे छोटा होता है, जिसके कारण इसका घनत्व अधिक होता है और अत्यधिक जलयोजन क्षमता रखता है। तथापि सीजियम आयन का आकार अन्य के सापेक्ष बड़ा होने के कारण इसका घनत्व कम होता है, जिससे यह सबसे कम जल के अणुओं को अपने साथ बंधित करता है। इसका मुख्य प्रभाव यह होता है कि जल योजित लिथियम आयन बड़े आकार का तथा जल योजित सीजियम आयन छोटे आकार का होता है। अतः जल योजित सीजियम आयन अपेक्षाकृत तीव्र गति से गतिशील होते हैं। लिथियम आयन से 4 तथा सीजियम आयन से 6 अणु जल में जुड़ सकते हैं। लिथियम आयन से जुड़े 4 अणु जल के कई अणुओं के साथ बंधित होकर विस्तृत द्वितीयक जलयोजन क्षेत्र का निर्माण करते हैं। सीजियम आयन का द्वितीयक जलयोजन क्षेत्र हाइड्रेशन एरिया लिथियम की तुलना में बहुत कम होता है। विलायकन की परिसीमा की गणना उसकी विलायकन ऊर्जा यानी सॉल्वेशन एनर्जी के मान के द्वारा निर्धारित होती है। निम्नांकित सारणी में प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के तत्वों की जल योजन यानी विलायकन ऊर्जा के मान दिए गए हैं। अगर हम देखें तो आवर्त संख्या 2 में लिथियम की जो विलायकन ऊर्जा है वो -544 किलो जूल्स पर मोल है। सोडियम प्लस की -435 किलो जूल्स पर मोल, पोटेशियम आयन की -352 किलो जूल्स पर मोल, रुबिडियम आयन की -327 किलो जूल्स पर मोल, सीजियम आयन की -294 किलो जूल्स पर मोल होती है। और सेकंड वर्ग में यानी क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम 2+ की जो विलायकन ऊर्जा होती है वह -2494 किलो जूल्स पर मोल होती है, जबकि मैग्नीशियम 2+ की -1921 किलो जूल्स पर मोल, कैल्शियम 2+ की -1577 किलो जूल्स पर मोल, स्ट्रोंशियम +2 की -1443 किलो जूल्स पर मोल, जबकि बेरियम +2 की -1305 किलो जूल्स पर मोल होती है। उपरोक्त विलायकन ऊर्जा के मानों के आधार पर क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं के लिए निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विलायकन प्रवृत्ति कम होती जाती है, क्योंकि नीचे आने पर आवेश घनत्व घटता जाता है। तो जो लिथियम आयन होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है और सीजियम का सबसे कम, जबकि सेकंड वर्ग में बेरिलियम 2+ का सबसे ज़्यादा होता है और बेरियम 2+ का सबसे कम। क्षारीय मृदा धातु का आकार क्षार धातु की तुलना में छोटा होता जाता है, अतः इनकी विलायकन क्षमता अधिक होती है। तो अगर हम ये सीरीज देखें
तो उसमें बेरिलियम 2+ की सबसे ज़्यादा होती है और सीजियम +1 की सबसे कम। अब हम आते हैं अमोनिया में धातु के विलयन की टेंडेंसी पर। एस ब्लॉक धातु अमोनिया से बिना हाइड्रोजन निष्कासन की क्रिया करती हैं। क्षार धातुओं के अमोनिया उत्पाद तनु अवस्था में नीले रंग के परंतु सांद्र अवस्था में गहरे भूरे रंग के होते हैं। नीले रंग के विलयन प्रबल विद्युत चालक हैं तथा गहरे भूरे रंग के विलयन की चालकता धातुओं की चालकता के समान ही होती है। क्षारीय मृदा धातुओं की विलेयता क्षार धातुओं से कम होती है। इनकी विलेयता मात्र अमोनेट बनने तक सीमित होती है। तनु विलयनों की वैद्युत अपघटता निम्न प्रकार होती है। मेटल को जब अमोनिया में हम डिज़ोल्व करते हैं तो M+NH3 आयंस बनते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अमोनेटेड हो जाते हैं। तो हमारा जो M आयन है ये अमोनेटेड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स भी अमोनेटेड हो जाते हैं। M अगर NH3 के साथ होता है तो M2+ आयन भी अमोनेटेड हो जाते हैं, तो 2 आयंस भी अमोनेटेड हो जाते हैं। जिस प्रकार जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है, उसी प्रकार अमोनिया के अणु भी मेटल के साथ योजित होकर अमोनिएटेड मेटल आयन बनाते हैं। संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें विलय के परमाणु तथा विलय के परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेशन करने से उपसहसंयोजक बंध बनते हैं। इस उपसहसंयोजक अवधारणा में धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह तथा विलय के अणु इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही धात्विक परमाणु लुईस एसिड्स कहलाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन दाता विलायक अणु लुईस बेस कहलाते हैं। क्षार धातु विलायकन प्रवृत्ति की तरह संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति भी कम दर्शाते हैं। संकुल यौगिक निर्माण के लिए निम्न परिस्थितियां आवश्यक होती हैं: छोटा धरायन आकार, उच्च आवेश तथा निम्न ऊर्जा के रिक्त कक्षक। उपरोक्त परिस्थितियां क्षार धातुओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अपने आवट में क्षार धातुएं आकार में सबसे बड़ी होती हैं, न्यूनतम आवेश की उपस्थिति होती है एवं रिक्त कक्षकों की उपस्थिति भी न्यून होती है। अतः क्षार धातुएं सामान्यतः संकुल यौगिक बनाने में सक्षम नहीं होती हैं। द्वितीय वर्ग के तत्वों का आकार प्रथम वर्ग की तुलना में छोटा होता है, अतः ये तत्व संकुल यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं। संकुलन प्रवृत्ति सामान्यतः कम ही पाई जाती है। अगर हम ट्रांजिशन मेटल के साथ तुलना करें तो उनमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत कम होती है। अन्य तत्वों की तुलना में बेरिलियम 2+ आयन का आकार अन्य सभी से छोटा होता है। इस कारण यह संकुल यौगिक बनाने में पूर्णतः सक्षम है। अतः इसके कई संकुल यौगिक पाए जाते हैं। Mg2+ तथा Ca2+ आयनों की संकुलन क्षमता मध्यवर्ती होती है, जबकि लिथियम आयन का आकार छोटा होने के कारण यह कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाता है। धातु आयनों में संकुल यौगिक निर्माण का क्रम निम्नानुसार होता है। लिथियम में ये टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, सीजियम में सबसे कम होती है, और सेकेंड वर्ग में बेरिलियम 2+ में ये टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है और बेरियम 2+ में ये सबसे कम होती है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति घटती जाती है, क्योंकि धात्विक आकार बढ़ता जाता है। वर्गानुसार संकुल यौगिक निम्न है। प्रथम वर्ग के संकुल यौगिक अगर हम देखें तो क्षारीय धातुओं के संकुल यौगिक सामान्यतः हाइड्रेट तथा एक्वा के रूप में होते हैं। जैसे लिथियम आयन 4 जल के अणुओं को बंधित कर संकुल यौगिक बनाता है। इसका रासायनिक सूत्र लिथियम H2O4+ है तथा इसकी ज्यामितीय टेट्राहेड्रल है। सोडियम तथा पोटेशियम आयन भी इसी प्रकार के टेट्राहेड्रल यौगिक बनाते हैं। रुबिडियम तथा सीजियम आयन जैसी धातुएं अपने बड़े आकार के कारण 6 अणु जल को जोड़कर संकुल यौगिक का निर्माण करती हैं। विभिन्न धात्विक आयनों की एक दंतक लिगैंड यानी यूनिडेंटेड लिगैंड से बने संकुल यौगिक निम्न है: LiX 6pH3PO, LiX 4pH3PO तथा NaX 5pH3PO। यहाँ X के लिए निम्न लिगैंड हो सकते हैं, जैसे आयोडाइड, नाइट्रेट और क्लोरेट। इन सभी यौगिकों की ज्यामितियाँ चतुष्फल की होती हैं। विलयन में सल्फेट पर ऑक्सोसल्फेट, थायोसल्फेट जैसे लिगैंड भी हो सकते हैं। संकुल यौगिक में कई बहुदंतक लिगैंड जैसे सैलिसैल्डिहाइड, एसिटिल एसीटोन, बेंजोइल एसीटोन, मैथिल सैलिसिलेट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा ऑर्थोनाइट्रोक्रिसॉल भी होते हैं। इन यौगिकों में धातु की उपसहसंयोजन संख्या 4 से 6 होती है। तो अगर हम देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये समन्वय संख्या 4 है और इस
संकुल की जो समन्वय संख्या है ये भी 4 है। क्राउन ईथर का सर्वप्रथम संश्लेषण चार्ल्स पेंडरसन ने किया था। उन्होंने डाइबेंजो 18 क्राउन 6 की खोज की। इसकी रासायनिक संरचना में 2 बेंजीन वलय तथा 18 परमाणु क्राउन के आकार में व्यवस्थित होते हैं। 6 ऑक्सीजन परमाणु भी वलय में उपस्थित होते हैं। यह एक चक्रीय बहुदंतक यौगिक है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसमें समान आकार का कोई धनायन बंधित होकर संकुल यौगिक बनाता है। छोटा धनायन होने के पर बंध उतना ही लंबा तथा दुर्बल होता है और बड़े आकार का धनायन उस स्थान पर समाहित नहीं हो पाता है। क्राउन वलय जितनी छोटी होगी, ऑक्सीजन परमाणु के मध्य उतना ही स्थान कम होगा। छोटा धनायन इसमें समाहित होकर संकुल यौगिक बनाता है। क्राउन वलय का आकार बढ़ने पर बड़े आयन समाहित होकर संकुल यौगिक बनाते हैं। लिथियम तथा पोटेशियम आयनों के संकुल निम्न प्रकार हैं। ये लिथियम का संकुल है बेंजो 12 क्राउन, और ये पोटेशियम का संकुल है डाइसाइक्लोहेक्सिल 18 क्राउन 6। अगर हम देखें तो क्राउन से भी अधिक प्रबल लिगैंड क्रिप्टेन होता है। ये क्राउन ईथर से 2 प्रकार से भिन्न है। इसमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों परमाणु डोनर के रूप में पाए जाते हैं तथा वलयों की संख्या 1 से अधिक होती है। बेरिलियम धातु एस ब्लॉक में पाई जाने वाली धातुओं में सबसे अधिक संकुल यौगिक बनाने की क्षमता रखती है। बेरिलियम 2+ के संकुल यौगिक अपने वर्ग में सबसे अधिक स्थायी यौगिक बनाते हैं, जिनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। बेरिलियम धातु के संकुल यौगिक BeH2O4, BeCl2CH3O, BeCl2CH3CO तथा BeCl2CH3CHO है। कुछ अन्य बहुदंतक लिगैंड भी स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है, जैसे एसिटाइल एसीटोन बीटा डाइकीटोन के साथ बेरिलियम एसिटाइल एसीटोन 2 तथा ऑक्जेलेट एवं एसीटेट के साथ क्रमशः BeC2O4 2- एवं क्षारीय बेरिलियम एसीटेट बनता है। क्षारीय बेरिलियम एसीटेट को OBe4CH3COO6 के रूप में लिखा जाता है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार है। ये संरचना हम देख रहे हैं, ये बेसिक बेरिलियम एसीटेट की संरचना है और यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसकी ज्यामितीय संरचना में Be+2 के 4 परमाणु चतुष्फलक के चारों केंद्रों पर उपस्थित रहते हैं और इसके केंद्र भाग में ऑक्सीजन का परमाणु स्थित होता है। परस्पर 2 बेरिलियम परमाणु को जोड़ने के लिए 6 एसीटेट के आयन होते हैं। मैग्नीशियम धातु भी संकुल यौगिक बनाने में सक्षम है, जैसे MgEDTA 2- तथा क्लोरोफिल, जिनकी संरचना निम्न है। ये क्लोरोफिल की संरचना है, इसमें मैग्नीशियम आयन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और ये EDTA की संरचना है, जिसमें मैग्नीशियम आयन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। भारी क्षारीय मृदा धातुएं सामान्यतः संकुल यौगिक नहीं बनाती हैं, परंतु इनके कुछ एक्वा आयन अवश्य उपस्थित होते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं भी क्राउन तथा क्रिप्टेट आयनों के साथ संकुल यौगिक बनाती हैं, जैसे 5 ऑक्सीजन परमाणु युक्त बेंजो 15 क्राउन, 5 बहुईथर कैल्शियम +2 के साथ तथा 6 ऑक्सीजन परमाणु युक्त डाइसाइक्लोहेक्सिल 18 क्राउन 6 लिगैंड बेरियम 2+ तथा स्ट्रोंशियम +2 के साथ संकुल बनाते हैं। नाउ वी कम इन वर्किंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी उपस्थिति बायोलॉजिकल सिस्टम में देखी जाती है। जीवों में शारीरिक गतिविधि को सही तरह से संचालित करने के लिए लगभग 27 मूल तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 तत्व सामान्यतः धात्विक प्रकृति के हैं। सामान्यतः 4 तत्वों की अति आवश्यकता होती है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा कैल्शियम आदि। इनके प्रमुख कार्य निम्नानुसार है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, H2O का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण करना, कैल्शियम 2+ एपेटाइट कैल्शियम 3 फॉस्फेट के रूप में हड्डी व दांतों के लिए उपयोगी होता है। दांतों के ऊपर का जो इनेमल होता है वह फ्लोरो एपेटाइट यानी 3Ca3PO4 CaF2 होता है। खून का थक्का जमने में भी Ca2+ आयन का प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।